सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आपकी हिंदी की शिक्षण वाली क्लास में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शिक्षण की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी शिक्षण, और हिंदी शिक्षण में आज का जो टॉपिक है आपका वह है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता को ही हम क्या बोलते हैं? अधिगम विकार बोलते हैं। अधिगम विकार को ही क्या बोलते हैं? अधिगम विकलता बोलते हैं। किन किन नामों से जानते हो? इसी को अधिगम अधिगम विकार कहोगे, इसी को ही अधिगम विकल क्या बोले थे? अधिगम विकार, अधिगम विकलांगता या अधिगम विकलता बोलोगे। अधिगम विकार, अधिगम विकलता, अधिगम अक्षमता, अधिगम वैकल्यता भी बोलते हैं इसी को अधिगम वैकल्यता भी बोल देते हैं। ठीक है, ये नाम इनके आते हैं आपकी परीक्षा में। इतने नाम से आपकी परीक्षा में यह पूछे जाते हैं। ठीक है, अधिगम अक्षमता क्या है? अधिगम अक्षमता क्या है बच्चा? कि अधिगम अक्षमता पद दो अलग अलग पदों, एक तो इसमें शब्द है अधिगम, दूसरा है अक्षमता, से मिलकर बना है। अधिगम अक्षमता बात सत्य है, और दोनों का अपना अपना अर्थ है, अपना अपना मतलब है। अधिगम और अक्षमता दो चीजें हैं। तो अधिगम और अक्षमता, अधिगम मतलब सीखना, सीखने में जो अक्षमता होती है, जो विकार होता है, वही है अधिगम अक्षमता। तो अधिगम शब्द का आशय सीखने से है, तथा अक्षमताओं का तात्पर्य क्षमता के अभाव, सीखने की क्षमता का अभाव। हम ऐसे कह सकते हैं सीखने की क्षमता का अभाव, ऐसा हम बोल सकते हैं कि सीखने की क्षमता का अभाव इसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो क्या बोलते हैं? ठीक है, तथा अक्षमता का इसे क्षमता की, तो या क्षमता की अनुपस्थिति या क्षमता का अभाव, क्षमता की अनुपस्थिति या क्षमता का अभाव से है। अर्थात सामान्य भाषा में अगर हम बात करते हैं तो अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता का अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति या अभाव से है। तो अगर हम शॉर्ट तरीके में चर्चा करते हैं भाई, अधिगम और अक्षमता मतलब अधिगम अक्षमता क्या है, या अधिगम विकलांगता क्या है, या अधिगम विकलता क्या है, या अधिगम वैकल्यता क्या है, ये सारा, या अधिगम विकार क्या है, तो इसका एक ही भाव समझ में आता है कि सीखने की क्षमता या सीखने की योग्यता में आई कमी या क्षमता की अनुपस्थिति या उसका अभाव ही क्या है, अधिगम विकार या अधिगम अक्षमता के नाम से हम जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। बात समझ रहे हो ना? एकदम सही बात कही है ना? तो एकदम आपका यहाँ पर आप देखोगे अधिगम का भाव क्या होता है। अधिगम, अधिगम का मतलब तो आप जानते ही हो ना, अधिगम का मतलब सीखना। क्यों जी? हाँ, एक दो और जलम आधा आधा, ठीक है, हाफ हाफ। ठीक है जी, अधिगम और अक्षमता दो 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 पार्ट हैं इसके ना। आइए, अगला है सीखने में कठिन। ये जितने पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, जो पॉइंट्स मैं आपको सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये पॉइंट्स अगर आपको ध्यान में रहेगा तो परीक्षा में ये है, आपको हेल्प करेगा, ये आपको सहायता करेगा। समझ में? परीक्षा में यह आपकी सहायता करेगा। ठीक, सीखने में कठिनाई को समझने के लिए हमें एक बच्चे की सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना चाहिए। अगर आप जान रहे हो कि सीखने में कठिनाई, आप पूरी बात समझिएगा। कह रहे हैं सीखने की कठिनाइयों को समझने के लिए हमें, जैसे कोई बालक है, उसके सीखने में जो कठिनाई हो रही है, जो कमी हो रही है, तो उसकी सीखने की प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनका हम आकलन करेंगे, तभी उनकी कठिनाइयों को, उनकी अक्षमता को हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। भाई, कोई भी छात्र किसी
कुछ भी बोलना, किसी भी क्रिया में या सीखने में उसको दिक्कत हो, प्रॉब्लम है, तो कैसे जान पाओगे? जब उसका आप आकलन करोगे। क्यों? जब आप उसका आकलन करोगे तब ना जान पाओगे कि आप लोग है कि नहीं, बताओ सभी लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बात यह सत्य है, ठीक है। प्रभावी अधिगम के लिए मजबूत अभिप्रेरणा, सकारात्मक आत्म छवि और उचित अध्ययन प्रथाएं एवं रणनीतियां आवश्यक शर्तें हैं, ठीक है। अगर प्रभावी अधिगम करना है, प्रभावी तरीके से आपको सीखना है किसी भी शिक्षण की प्रक्रिया में, जब प्रभावी तरीके से सीखने की हम बात करते हैं तो उसमें हम सकारात्मक आत्म छवि और उचित अध्ययन तथा उनकी प्रथाएं और रणनीतियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। अगर औपचारिक शब्दों में हम बात करते हैं अधिगम अक्षमता को विद्यालयी पाठ्यक्रम सीखने की क्षमता की कमी या अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता। अगर औपचारिक तरीके से, वैसे तो अनौपचारिक तरीके से बच्चा कुछ भी नहीं सीख पा रहा, जो भी मतलब उसके सीखने में किसी भी प्रकार की कमी है तो उसकी अक्षमता है। अगर हम ऑफिशियली या औपचारिक तरीके से इसकी परिभाषा को देखते हैं, समझते हैं, तो क्या कहते हैं? अधिगम को विद्यालयी पाठ्यक्रम जो होता है हमारा, जो हमारा विद्यालयी पाठ्यक्रम होता है उसमें सीखने की क्षमता की कमी, जो पाठ्यक्रम हमारा निर्धारित है, जैसे आप विद्यालय में पढ़ते हो, आपका एक पाठ्यक्रम होता है, उसमें उस पाठ्यक्रम को जो बच्चा पढ़ता है, सीखने में जो कमी या उनकी जो योग्यता की अनुपस्थिति या उसका जो अभाव होता है, उसको हम उसी रूप में हम उसको औपचारिक शब्दों में उसको क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना जी? मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कैमरा ठीक है जी? हाँ, समझ गए ना जी बच्चा? आगे चलिए। चुप पे समझा करो, टुकुर टुकुर देखा ना करो तुम लोग, ठीक है जी? हाँ, अब देखो अधिगम अक्षमता ये है तो बहुत बड़ी चीज, आपकी परीक्षा में बहुत बड़ा शिक्षण की, जो शिक्षण वाला पार्ट होता है उसमें ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल द्वारा किया गया था। एक इसका सर्वप्रथम प्रयोग, हालांकि ये वैसे तो आपकी परीक्षा में जल्दी पूछे, लेकिन ये एक ऑथेंटिकेशन है। अगर आप हम इसको पढ़ा रहे हैं, अगर ये पार्ट आप पढ़ रहे हो तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आवश्यक हो जाती है, ठीक है। कि भाई अधिगम क्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में सैमुअल द्वारा किया गया था और इससे निम्न शब्दों इन्होंने क्या परिभाषित किया था अधिगम क्षमता को? हालांकि एक नजर में, एक पहले नजरिए में, पहले प्रथम दृष्टया जब हम पढ़ते हैं अधिगम अक्षमता शब्द आता है तो वहां पर हमको पता चलता है कि आपके सीखने में जो कमी है, आपके योग्यता में जो अभाव है ना जी, जो शिक्षण की प्रक्रिया में आप सीखने के क्रम में जो आपके सीखने में अभाव होता है वही आपकी अक्षमता होती है, वही आपका विकार होता है। फिलहाल देखते हैं इनकी परिभाषा में क्या है। सैमुअल जी कहते हैं कि अधिगम अक्षमता को वाक, भाषा, पठन, लेखन, अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वही चीज इन्होंने भी कहा है, तरीका अपना अलग है कहने का, ठीक है। वही वक्तव्य इनका भी है जो आपने पहले देखा, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो ये भी वही कह रहे हैं कि भाई जब अधिगम छात्र के वाक मतलब वाणी में, पठन पढ़ने में, लेखन में, या अंकगणितीय अंकों की गणना करने में, या अनेक प्रक्रियाओं में से इन्हीं प्रक्रियाओं में से किसी एक में या एक से अधिक प्रक्रियाओं में जब छात्र क्या हो जाए? मंद हो जाए। मतलब मंद होने से क्या तात्पर्य है? हो सकता है किसी भाषा को वह अच्छे से वाक मतलब वह बोल नहीं पा रहा है, मतलब हो सकता है किसी भाषा को वह पढ़ने में उसकी दिक्कत हो रही है, मंदता है, उसके पढ़ लिखने में विकृति आ जा रही है, लिख कुछ और रहा, लिख कुछ और हो रहा है ना जी। अथवा अवरुद्ध हो जा रहा है वह विकास, पढ़ने की विकास अवरुद्ध है, लिखने का विकास अवरुद्ध है, अंकगणितीय प्रक्रिया जो है अवरुद्ध हो जा रही है। तो हमको इन रूपों में इनको परिभाषित कर सकता है, जो संभवतः मस्तिष्क कार्य विरूपता अथवा संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, ना कि मानसिक मंदता। याद देना, यह कोई मानसिक मंदता, संवेदी क्षमता अथवा सांस्कृतिक अनुदेशन कारक का
ठीक है, ये कोई मानसिक मंदता हम नहीं कह सकते हैं, ये है मस्तिष्क रूपी विरूपता है, ये मस्तिष्क की कमी है, मस्तिष्क रूपी हम इसको कह सकते हैं। मस्तिष्क कार्य विरूपता संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम होता है। ये जो क्रियाएं होती हैं, अगर बालक वाक ध्वनि में, लेखन में, भाषा में, अंकगणितीय प्रक्रिया में वह अगर मंद है या फिर उसमें जो है वह उसका विकास उसमें विकृति है या उसमें उसका विकास अवरुद्ध है, तो बात समझ पा रहे हो ना हमारी? क्यों विद्यार्थियों, समझ रहे हैं? एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, वेट अ मिनट। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो आइए, ये तो थी परिभाषा सैमुअल की अधिगम अक्षमता के संदर्भ में। ठीक है, अधिक के प्रयोग में शामिल किया, एक अधिक मूल वैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति को शामिल किया जाता है जो अनुमानतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से, ये बात वही कह रहे हैं, फिलहाल इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, चीजें वही है, कह रहे हैं कि अन्वेषण कारक का अधिक के प्रयोग में शामिल एक या अधिक मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में जो मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में जो विकृति को शामिल किया जाता है जो कि अनुमानतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से नहीं कार्य करने के कारण उत्पन्न होता है, यह स्वभाव से आंतरिक होता है। तो ये जो चीजें, ये जो विकार होता है, ये स्वभावतः कैसा होता है? ये आंतरिक विकार होता है। कैसा विकार होता है जी? ये स्वभावतः कैसा विकार है बालक? ये स्वभावतः आंतरिक विकार के अंतर्गत आता है। किसके विकार के अंतर्गत आता है जी? ये स्वभावतः हमारा आंतरिक विकार के अंतर्गत आता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ें जी। आइए, समझ गए ना बात को? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट सीखने की अक्षमता, ये रहा। अभी तक हम लोग अधिगम अक्षमता के विषय में चर्चा कर रहे थे। अभी तक हम लोग अधिगम अक्षमता के विषय में अभी जो चर्चा हमारे, अब ये पार्ट आपके यहाँ बहुत अच्छे से पूछा जाता है। विशिष्ट सीखने की अक्षमता जो होती है, ये विभिन्न पार्ट्स में होती है। विशिष्ट सीखने की अक्षमता, बात समझ पा रहे हो ना हमारी? विशिष्ट सीखने की अक्षमता इसको कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए? तो विशिष्ट सीखने की अक्षमता, यहां पर हम लोग चर्चा करें भाई, विशिष्ट सीखने की अक्षमता को मौखिक या लिखित भाषा को समझने या उपयोग करने में शामिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में एक विकार के रूप में परिभाषित किया गया है। बात समझ रहे हैं ना हमारी? कह रहे हैं, ये कह रहे हैं विशिष्ट सीखने की क्षमता क्या होती है कि विशिष्ट सीखने की क्षमता को मौखिक और लिखित, पहले तो ये जानो कि जो विशिष्ट सीखने की अक्षमता है यह मौखिक भी है और लिखित भी होती है। ठीक है, मौखिक और लिखित भाषा को समझने या उनका उपयोग करने में शामिल जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में एक विकार के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। जो विशिष्ट सीखने की क्षमता है किसी मौखिक भाषा या लिखित भाषा को समझने और उपयोग करने में शामिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में से एक विकार के रूप में परिभाषित किया जा गया है। जो शिक्षार्थी इस विकार से पीड़ित है उनमें औसत या औसत से अधिक बुद्धि होने के बावजूद भी पढ़ने, सुनने, बोलने, लिखने या यूं कह लो चारों कौशलों को में जो गणितीय गणना करने और ध्यान केंद्रित करने की अपूर्ण क्षमता होती है। ठीक है जी, समझ गए? विशिष्ट अक्षमता वाले विद्यार्थियों में उसमें औसत से अधिक या बुद्धि होने के बावजूद भी पढ़ने, सुनने उसमें इस विकार से पीड़ित है। ठीक है,
समझ गए ना जी, या तो औसत से अधिक बुद्धि होगी या औसत से कम होगी। ठीक है, तो वो विकार में जिसके लिए जो बुद्धि की जो इतनी आवश्यकता है, अगर उससे ज्यादा भी है तब भी विकार है, और कम है तब भी विकार है। यह दोनों चीजें हैं हमारी। क्यों जी, ये दोनों चीजें शामिल हैं यहाँ पर। क्यों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब सही चीज आ रही है, आपको वो चीज समझना है यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। ठीक है जी, हाँ, चलते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। आओ, यहां हम डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, ये जानते हैं, ये जो मैं पार्ट पढ़ाने चल रहा हूं, ये परीक्षा में दो बहुत समझ लो कि काहे बताएं, एकदम लल्लन टाप तरीके से पूछा जाता है। सुनो, अगर शिक्षण की क्लास है या पेडागोजी की क्लास होती है, तो ध्यान देना कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां होता क्या है, ये चाहे डिसकैलकुलिया हो, ज्यादा प्रश्न यहीं से आता है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया के बारे में विस्तार से चर्चा करें। ये जो विकार बताए जा रहे हैं, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। डिस्प्रैक्सिया, ये सब आपकी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। इतना ध्यान में रखकर ही पढ़ना मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। ठीक है, पहला जो हमारा पार्ट है जो इन्होंने दिया है, डिस्कैलकुलिया। अब इसका पहले कम से कम 2 बार उच्चारण करो। बोलो डिस्कैलकुलिया। अरे है, बोलो, का देख रहे हो टुकुर टुकुर, अरे बोलो भी हैं। बोलो डिस्कैलकुलिया। क्या बोलते हैं इसको? डिस्कैलकुलिया। कैलकुलिया बोले तो कैलकुलेटर। क्या बोलते हैं? कैलकुलेटर। क्या बोलते हैं जी? इसको हम लोग कैलकुलेटर बोलते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर बोलते हैं ना। तो कैलकुलेटर से क्या करते हो तुम लोग? हम लोग अंकों को जोड़ने का कार्य करते हैं, घटाने का कार्य करते हैं, यही तो करते हैं ना। तो वही चीज यहाँ डिस्कैलकुलिया का भी इतना दिमाग लगा लो कि डिस्कैलकुलिया का मतलब होता है गणित, कुछ गणित से संबंधित या अंकीय विकार होगा। क्यों जी? गणित से संबंधित या फिर या यूं कह लो अंकीय विकार होगा डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया एक गणितीय अक्षमता है। कैसी अक्षमता है जी? यह एक प्रकार की गणितीय अक्षमता है। इस अक्षमता में शिक्षार्थी को गणित सीखने या समझने में कठिनाई होती है। समझ रहे हैं? गणित को सीखने और समझने में कठिनाई होती है। अब गणित में क्या सीखेगा? ऐसे कई संकेत हैं जो इंगित करते हैं कि शिक्षार्थी को डिस्कैलकुलिया हो सकता है। बहुत कुछ संकेत। कैसे जान पाओगे कि हमारा जो छात्र है, या आपको परीक्षा में एक सिचुएशन दे देगा कि छात्र ऐसा नहीं कर पा रहा है, वैसा नहीं कर पा रहा है, तो बताओ छात्र, यहाँ पर छात्र किससे पीड़ित है? तो आपको जानना जरूरी है उसके लक्षण। जैसे कोई रोग होता है, कोई डिसीज होती है, तो आप उसके लक्षण जानते हो कि भाई ऐसा ऐसा लक्षण दिख रहा है तो मानो आपको बुखार है। अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो मानो आपको ये वाली, आप इस वाली उससे इस वाले या किसी चीज से आप पीड़ित हो। होता है कि नहीं होता है, बताओ? तो कोई सर होता है। वही चीज यहाँ पर है कि इसके कुछ संकेत हमको इंगित करते हैं कि बालक क्या है, शिक्षार्थी हमारा, कि डिस्कैलकुलिया से पीड़ित है। पहला कह रहे हैं, उदाहरण, गिनने में परेशानी। अब भाई जैसे क्या हुआ कि कुछ गिनने को, जैसे कभी कभी आपको कह दिया जी भाई ऐसा है, घर में कोई सामान आया, इसको गिन के जल्दी रख दो, तो आप 1 2 3 4 5 6 तक गिने, फिर अरे अरे भूल गए, फिर से हम 6 से फिर से शुरू करो, 1 2, पता लगा कि आप 6 संख्या 10 बार गिन रहे हो, भूल जा रहे हो, या 2 के बाद 5 बोल दे रहे हो। इस प्रकार का जो गिनने के संबंध में आपको किसी भी चीज की गणना में परेशानी होगी। ठीक है, आप गिनती गिन रहे हो उसमें परेशानी होगी। ठीक है, चीजों को क्रम में व्यवस्थित करने में परेशानी होगी। क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब क्या है? ठीक है, क्रम में, जैसे क्रम में का मतलब होता है, जिसे कहते हैं छोटे बड़े क्रम में लिखो। ठीक है, अब हमको आरोही क्रम में अवरोही क्रम में कुछ लिखना है, हमको आरोही अवरोही क्रम का पता ही नहीं है ऐसे अंकों का, है ना जी। या पहले अवरोही लिख दें, फिर आरोही, फिर आरोही, फिर अवरोही, ऐसे क्रम में हम बार बार कर रहे हैं। तो इसका मतलब है वह बालक किससे पीड़ित है, और आपको ना ये सारी सिचुएशन दिया रहेगा ऑप्शन में,
पूछेगा अगर कोई छात्र डिस्कैलकुलिया से पीड़ित है तो उसके लक्षण हो सकते हैं। यह डिस्कैलकुलिया डैश 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 क्या कहलाएगा कि गणना में परेशानी या गिनने, इसी को कहते हो गिनने में, या इसी को लिख लो गणना में परेशानी होती है, गणना करने में। ठीक है, चीजों को क्रम में व्यवस्थित करने में, ये भी दे सकता है आपको। ठीक है, क्रम में व्यवस्थित करने में भी परेशानी जी, क्रम में व्यवस्थित करने में परेशानी आपको होती है। ठीक है, क्रम में व्यवस्थित करने में परेशानी, कोई भी विषय वस्तु होगी उसको क्रम से रखने में आपको परेशानी होगी। ठीक है ना जी, ये समझ गए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। फिर भिन्नों को, जो भिन्न है 1/2 है, ठीक है, कभी आप इसको 2/1 समझ ले रहे हो हैं, या जो भी समझ ले रहे हो, तो आपको भिन्नों को समझने में कठिनाई होती है अगर आप किससे पीड़ित हो, डिस्कैलकुलिया। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए, परीक्षा में ऐसे इन्हीं पॉइंट्स को सिचुएशन बना के दे देगा और आपको बताना होगा वहां पे। ठीक है, फिर बात करते हैं गणितीय संक्रिया में चरणों का उपयोग कैसे किया जाए, यह समझने में कठिनाई कि गणितीय संक्रिया में चरणों का उपयोग कैसे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, जो बात करते हो चरण मतलब प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ये चरण की वार्ता कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या उपयोग कैसे किया जाए, यह समझने में भी कठिनाई होती है छात्र को। ठीक है, मात्रा, स्थानीय मान, धनात्मक और ऋणात्मक मानों की अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती। मात्रा, मात्रा मतलब छोटे या कि बड़े या की मात्रा की बात नहीं हो रही है यहाँ। मात्रा से आपकी कितनी मात्रा में, हाँ, किसी चीज की मात्रा की, उसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। स्थानीय मान क्या है आप जानते हो, जो मैथ वाले होंगे उनको पता होगा स्थानीय मान। धनात्मक और ऋणात्मक मान के बारे में आप धनात्मक और ऋणात्मक मान को समझ ही नहीं पा रहे हो, ऐसी अवधारणाओं को समझने में कठिनाई हो रही है। तो बताओ, तो इसका मतलब है कि आपको दिक्कत हो रही है। हाँ, और ये सब किससे संबंधित है, यह गणित से संबंधित है, अंक गणना से संबंधित है। भाई मात्रा जानना, स्थानीय मान, धनात्मक, ऋणात्मकता, ये सब किससे संबंधित, अंक से संबंधित है ना। ये सब किससे संबंधित है बेटा, अंक से संबंधित है। फिर कहते हैं महीनों, सप्ताहों, दिनों आदि की अवधारणाओं को समझने में कठिनाई। कभी वो संडे के बाद ट्यूसडे बोल दे रहा है, ट्यूसडे के बाद कभी उसको क्रम नहीं बिठा पा रहा है, ट्यूसडे के बाद सीधे वहां उसके सैटरडे आ जाता है दिमाग में। ठीक है, अब है ना, तो अभी जुलाई है तो उसको अगस्त बता देता, अगस्त के बाद कह देगा नहीं नहीं सर अगस्त के बाद तो दिसंबर आ जाता है ना। तो इस तरीके वाला जो क्रम अगर उसका भंग हो रहा है, इस तरीके की जो अवधारणाएं बन रही हैं छात्र में, दिनों से संबंधित, सप्ताहों से या महीनों से संबंधित, ऐसी जो इनको समझने, ऐसी अवधारणा को अगर समझने में कठिनाई हो रही तो वो छात्र किससे पीड़ित है, तो बता देना कि वो डिस्कैलकुलिया, ठीक है, डिस्कैलकुलिया से वह पीड़ित है, डिस्कैलकुलिया से वह पीड़ित है। फिर अगर ये चीज ध्यान देना, तो हम लोग कहीं दिनों, महीनों आदि की अवधारणाओं को समझने में कठिनाई हो रही है तो मतलब वो किससे, डिस्कैलकुलिया। ये परीक्षा में ये दे सकता है, पूछेगा किससे पीड़ित, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, तो बहुत सारे ऑप्शन देगा। ये टाइप्स ऑफ, हम हालांकि क्वेश्चंस भी आपको लाए हैं, क्वेश्चंस भी कराएंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने में परेशानी होती है। अगर छात्र डिस्कैलकुलिया से पीड़ित है तो वो क्या है, जैसे हम भी बहुत पीड़ित रहते हैं, हम भाग वाग नहीं कर पाते, जोड़ तो लेते जी, घटा भी लेते हैं और गुणा भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बड़ी संख्या नहीं, वो तो बड़े एक एक करना पड़ेगा। फिर हमको भाग वाग करने में, काटने कूटने में बड़ी समस्या होती है, तो हम भी क्या है, डिस्कैलकुलिया से हम भी पीड़ित रहते हैं ना। हाँ हाँ, सच्ची बता रहे हैं जी, हम भी डिस्कैलकुलिया से ही पीड़ित हैं, इतना ध्यान देना। क्यों जी, हाँ, एक मिनट भाई, चाय आ गए, थोड़ा चाय पी लेते हैं, एक सिप ले लें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी चाय। क्यों जी, तुम लोग भी चाय वाय पीते रहो यार, पढ़ते रहो। जी, आ जाओ फटाफट। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है आखिर अगर छात्र क्या हो, अगर वो अधिगम अक्षमता से पीड़ित है, अगर छात्र अधिगम अक्षमता से पीड़ित है तो फिर क्या करोगे।
बोलो फिर क्या करोगे, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, उसका क्या दायित्व है वहां पर, उसका क्या फर्ज है वहां पर कि वो क्या करे। तो भाई साहब अगर वह डिस्कैलकुलिया से पीड़ित है तो डिस्कैलकुलिया वाले शिक्षार्थी की मदद करने के लिए, डिस्कैलकुलिया वाले से मदद करने के लिए शिक्षक कुछ सामान्य रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। आखिर हम अगर उसको डिस्कैलकुलिया से पीड़ित है तो हम छात्र के लिए शिक्षक क्या कर सकता है। तो पहली चीज तो वह गणित के ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करे जो गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ते हों। आप समझ रहे हैं भाई, जो गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ते हों ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करें। बात समझ रहे हैं, जैसे क्रम की व्यवस्थापन की बात कही गई थी कि क्रम का संयोजन में भी उसको दिक्कत हो रही है, ठीक है, छोटा बड़ा ऐसे, तो आप उसके ही वास्तविक जीवन से पूछ लो ना, कितने भाई हो, हाँ 4 भाई हैं, सबसे बड़े वाले कौन हैं, तो कहेंगे ये हैं, दूसरे तीसरे चौथे ऐसे पूछ लीजिए। अब कहें अब इनको एक में दो, दो में तीन आपने जोड़ा तो कितने हो गए, कहें सर 4 हो गए। तो इस तरीके से आप सिखाओगे उसके वास्तविक जीवन से, तो हो सकता है वो बालक सीख रहे, है ना जी। जैसे उदाहरण हम और देने से, घर में फल वल आता है तो कहें फल गिनना, घरेलू सामान गिनना। अब बताओ घर में आपके यहाँ जी कितने कुकर हैं, हाउ मेनी कुकर हैं जी, पता है ना कितने कुकर हैं। अब घर का सामान है इतना तो पता होना चाहिए, कितनी गाड़ियां हैं आपके घर में, तो आप घरेलू सामान को गिनना शुरू करो, तो क्योंकि घर का सामान है, अच्छा एक ये है, एक गाड़ी ये है, गाड़ी ये है, इस तरीके से गिनोगे तो आप घरेलू सामान गिनना। फूल गिनना, कितने फूल के पुष्प के पेड़ हैं। तो अक्सर आप जब घर में तो एक दो कहें तो फिर सिखाओ उसको कि यहाँ पर ऐसे ही अंकों को भी गिनते हैं, पहले उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर उसके एग्जाम्पल दो। ऐसे भी हम डिस्कैलकुलिया नामक बीमारी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। एज बीमारी नहीं कह सकते हैं, ऐसी अक्षमता है केवल, ठीक है, ऐसी अक्षमता को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ आगे आओ। गणित से संबंधित खेल खेलें और संख्याओं को दैनिक जीवन से जोड़ सकें। अब कुछ ऐसी क्रीड़ा कराएं आपके अपने ऐसी कुछ क्रीड़ा कराई जाए जो कि खेल अंकों से संबंधित हो। समझ रहे हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे अंकीय क्रीड़ाएं भी होती है, अंकीय क्रीड़ा जिसको बोलते हो, अंक की क्रीड़ा होती है ना जी। अंकीय क्रीड़ा कराइए उसको, बहुत सारे आप देखते होंगे क्लासरूम में, कक्ष में अगर विद्यार्थी जोड़ घटाव छोटी कक्षाओं में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जोड़ने के लिए खिलौने के रूप में लाते हैं और आपको जोड़ने के लिए देते हैं कि बताओ इसमें, या खिलौने में भी 1 2 3 ऐसे उनकी प्रतिकृति बन के आती ना, 1 2 3, 1 रखो 2 रखो बराबर 3 ऐसे करके लगा दो। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। तो हम ऐसा खेल खेलें जिसमें संख्याओं से जोड़ सकें और दैनिक जीवन से जोड़ सकें, ठीक है भाई। कभी भी छात्र के वास्तविक जीवन दैनिक जीवन से जोड़कर कोई कार्य कराया जा रहा है तो ये हमेशा याद रखना कि बच्चा अच्छा सीखेगा, बच्चा बेहतर सीखेगा, इतना याद रखना, ठीक है। गतिविधि और शिक्षार्थी गणित के साथ अधिक सहज महसूस कर सकते हैं। गतिविधियों, अगर गतिविधि के माध्यम से, किसी रणनीति के गतिविधियों से शिक्षार्थी गणित के साथ अधिक सहज महसूस करते हैं। अगर हम गतिविधियों में किसी एक्टिविटी के द्वारा अगर हम छात्र को गणित सिखा रहे हैं तो गणित, है ना जी, तो अगर हम किसी एक्टिविटी से सिखा रहे हैं तो बालक बहुत अच्छे से सीखता है, बढ़िया से सीखता है क्लास में, समझ लेना जी। तो हम अनेक प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करें, तब हम छात्र को गणित पढ़ाएं, तब उनको हम अंकों को जोड़ना सिखाएं, तो वो बालक, या उसको मल्टीप्लाई करना सिखाएं या उसको आपको घटाना सिखाएं, तो बालक बहुत अच्छे से सीखता है, ठीक है। आगे चलते हैं। गणित की समस्या को हल करने के लिए समस्या समाधान विधि का उपयोग करें। शिक्षण की विधि होती है समस्या समाधान, खासकर गणित शिक्षण में प्रयोग होता है या समस्या समाधान विधि। तो इस विधि का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, हम कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई डिस्कैलकुलिया, यदि कोई छात्र डिस्कैलकुलिया से पीड़ित है तो हम उसके उपचार के लिए निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं। तो ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं ना, सारे पॉइंट्स काम आएंगे आपको उसमें। आंसर में आपको इससे जुड़ा हुआ कोई डिक्टो लाइन टू लाइन, यही भले ना कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी भाव से जुड़ा हुआ कोई ना कोई ऑप्शन आपको
मौका प्राप्त हो जाएगा। कौ कसम खा ले खाएंगे नहीं, है ना। समस्या को हल करते समय दृश्य सामग्री का प्रयोग करें। बहुत सही बात है। मैंने कहा ना कि भाई जैसे खेल जो होगा उसमें दृश्य सामग्री का प्रयोग करें। बहुत सारे अंकों के टॉयज आते हैं, हाँ, बहुत से अंक के नंबर्स के टॉयज आते हैं, उनका प्रयोग करें क्लासरूम में, ठीक है। या बड़े बड़े प्रतिकृतियां ऐसे लगा दें चारों तरफ, दृश्य सामग्री, जिसको छात्र देखकर बढ़िया से मूर्त अवस्था में देखें तो वह और बढ़िया सीखता है। क्यों जी, वह मूर्त अवस्था में देखता है तो और अच्छे से और बढ़िया से सीखता है कि नहीं। तो हम समस्या के हल करने के लिए दृश्य सामग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर वह डिस्कैलकुलिया से पीड़ित है। तो ये शिक्षक की भूमिका क्या होती है, क्या लक्षण होते हैं, ये आपको हम हर जगह बता रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि इसको ध्यान में रखिएगा। और पक्की बात है, अधिगम अक्षमता से एक प्रश्न तो आपका बनता ही बनता है आपकी परीक्षा में, ठीक है ना। आगे आइए, डिसलेक्सिया, और क्या बोलते हैं इसको, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पठन में परेशानी की विशेषता है। क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, पठन में परेशानी की विशेषता है। पठन, पढ़ने में परेशानी की एक विशेषता है। क्या होता है इसमें, पठन संबंधी विकार है। ये कैसा विकार है, मतलब अभी तक जो आपने देखा पढ़ा वो था गणित, अंकीय अंकों की गणना करने में समस्या होती थी, जोड़ घटाव, ठीक है, ऐसे इत्यादि इत्यादि समस्याएं होती थी। चीज़ों को क्रम में रखकर जो है उनके क्रम को समझने में समस्या होती थी, तो वो डिसकैलकुलिया थी। डिसलेक्सिया क्या है, इसमें पढ़ने में समस्या होती है, पठन संबंधी विकार है कि नहीं। हाँ, लिखा है जग तो उसको पढ़ रहे हो गज, समझ, लिखा है जग तो पढ़ रहे हो गज, ये क्या है, आप डिस्कैलकुलिया से, सॉरी, डिसलेक्सिया से पीड़ित हो। सही बता रहे हैं, इस मतलब क्या है, आप, अब लिखा है डिसलेक्सिया, आप उसको पढ़ो क्या, डिस्कैलकुलिया पढ़ो, तो आप किससे पीड़ित है, डिसलेक्सिया से पीड़ित है। ठीक है, इसे पठन अक्षमता भी कहा जाता। मैंने कहा पठन विकार, पठन अक्षमता, पठन विकलता, पठन वैकल्यता, कई नाम से इसको हम जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। ऐसे कई संकेत हैं जो इंगित करते हैं। मैंने कहा संकेत का मतलब वही आपके लक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या, किसकी चर्चा कर रहे हैं जी, लक्षण की चर्चा कर रहे हैं। किसकी, लक्षण की, लक्षण की चर्चा हो रही है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। जैसे उदाहरण देते हैं कि शिक्षार्थी को डिसलेक्सिया है, बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या समझोगे, उदाहरण के लिए आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। शब्दों को पढ़ने, लिखने या स्पेलिंग करने में कठिनाई होती है। कोई शब्द लिखा है उसको पढ़ने में दिक्कत, लिखना तो हम दूसरे विकार में लेंगे, इसको लिखने को हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि लिखना जो है वो डिस्ग्राफिया हो जाएगा ना। अगर लिखने में कठिनाई होगी तो उसको बच्चा हम किस में रख देंगे, डिस्ग्राफिया में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लेखन नहीं रखेंगे ना। अगर शब्दों को पढ़ने में उसकी स्पेलिंग को ऐड करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो अगर नहीं, स्पेलिंग सही नहीं कर पा रहा है, पढ़ने में समस्या हो रही है, इसका मतलब वह डिसलेक्सिया से, ये लक्षण है डिसलेक्सिया के। आपको कैसा लक्षण दिखाई दे छात्र में तो आप कहोगे वो डिसलेक्सिया से पीड़ित है। ये पहला, बोलने में परेशानी होती है, मतलब जैसे कुछ लिखा है उसको बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। उदाहरण के लिए वे पाठ को धीरे धीरे, जैसे कोई पाठ है, अब पढ़े नहीं पा रहे हो तो धीरे धीरे पढ़ोगे है ना, रुक रुक के पढ़ रहे हो, अटक अटक के पढ़ रहे हो ना, पढ़ते पढ़ते रुक जा रहे हो, है कि नहीं है। तो ये सब क्या, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं लेकिन जल्दी नहीं पढ़ सकते, जिसको कहते हैं फ्लुएंसी में आप नहीं पढ़ पा रहे हो, है ना जी। एक फ्लुएंसी होती है, उस फ्लुएंसी में आप नहीं पढ़ पा रहे हो, बोलने में परेशानी हो रही है। तो एवरीथिंग इज क्या, ये सारी चीजें किस में आएंगी, आपकी डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएंगी ना। जैसे कभी कभी संस्कृत के बड़े अक्षर लिख शब्द लिख दिया जाए तो आप उसको 10 घंटा में पढ़ ही नहीं पाते हैं, एकदम उसी में इधर उधर किच किच करते रहते हो, है कि नहीं। और आपको उसी को फ्लुएंसी में पढ़ लिया तो आप डिसलेक्सिया से पीड़ित नहीं हैं। तो ये सारे विकार हैं, ये सारे उसकी वो हैं।
पूर्व परिचित शब्दों को याद करने में परेशानी, जैसे कुछ आपको पहले से परिचित शब्द हैं, अब आपने सोचा कि भाई हमने पढ़ा था किंग कर्तव्य विमूढ़, कहीं तो हमने पढ़ा था और हमने इसको ऐसे ही उच्चारित किया था, और तुरंत उस पर्टिकुलर टाइम पे आप उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हो कि भाई किंग कर्तव्य विमूढ़ लिखा है, ठीक है। तो ये आप जो पूर्व था उसको याद करने में ये भी क्या है, आप डिसलेक्सिया का लक्षण है। पाठ को सुनने और पढ़ने की समझ के बीच असमानता, पाठ को सुनने और पढ़ने की समझ के बीच, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो, जो जो सुन रहे हो और जो पढ़कर समझ रहे हो, दोनों में असमानता हो, लिखा कुछ और हो, समझ कुछ और रहे हो, लिखा कुछ और है, उसका भाव आप कुछ और समझ रहे हो, तो यह भी किससे जुड़ा हुआ है, यह आपके डिसलेक्सिया से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आप डिसलेक्सिया से पीड़ित हैं। बात समझ पा रहे हैं ना हमारी, हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप डिसलेक्सिया से पीड़ित हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है। भाई शिक्षक इस डिसलेक्सिया नामक की जो अक्षमता है या जो विकार है, अगर वह इसको दूर करना चाह रहा है तो वह इसको दूर कैसे करेगा, कैसे वो इससे छात्र को निजात दिलाएगा। तो कभी कभी आपकी परीक्षा में यह भी पूछ लेता है कि भाई आप एक छात्र है, वह वो पठन की अक्षमता से पीड़ित है, वह माना पठन की अक्षमता से वह पीड़ित है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे, तब वहां पर शिक्षक की भूमिका वाले पॉइंट्स आपको काम आएंगे, तब वहां पर आपको शिक्षक की भूमिका वाले सारे पॉइंट्स आपको कार्य आएंगे। जैसे डिसलेक्सिया वाले शिक्षार्थी की मदद करने के लिए शिक्षक कुछ सामान्य रणनीतियों का उपयोग करते हैं, जैसे जैसे क्या, पहला कह रहा है सबसे पहली बात, पठन संबंधी विकार तो शिक्षार्थियों को अपनी पसंद की विभिन्न पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अब संस्कृत पढ़ने में तुम्हारा मन है ही नहीं है, संस्कृत तुम्हारा मन है ही नहीं है, संस्कृत पढ़ते ही नहीं हो, मन ही अंदर से नहीं होता कि संस्कृत पढ़ें, तो बताओ हमको आप कितना पढ़ोगे। जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, जब आपका रुचि ही नहीं है, तो आप कैसे पढ़ोगे। इसीलिए कोशिश करना चाहिए शिक्षक को कि किसी तरह छात्रों को प्रसन्नचित्त रखकर प्रश्नों को, छात्रों को मुस्कुराते रहें छात्र हमारे, कुछ ऐसे मसाले के साथ पढ़ाएं छात्र को, ताकि वह कभी ये ना सोचे कि नहीं भाई ये बहुत कठिन है, कभी वो ये ना सोचे कि ये बहुत कठिन है, इसको हम पढ़ नहीं पाएंगे। आप उसको मोटिवेट करते रहें, उसको बार बार समझाते रहें, बताते रहें, तो वो बालक अच्छे से सीख जाएगा, अच्छे से समझ जाएगा। आप समझ रहे हो, क्यों बात सही है कि नहीं है? अरे बोलो ना जी, का शर्मा रहे हो। समझ में आ रहा है जी, कोई परेशानी तो नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपके एक एक कमेंट्स को हम विजिट करते हैं और देखेंगे, तो बस इतनी सी आवश्यकता है कि भाई जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि कोशिश कीजिएगा, आप इसको हमको बता दीजिए। अगर कहीं पर आपको लगे दिक्कत तो यू कैन आस्क, आप कह सकते हो, बोल सकते हो, कौनों प्रकार की समस्या नास्ती, किसी प्रकार की समस्या वहां पर आपको नहीं होगी। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग बस। चलो जी, ठीक है, आगे आते हैं। शिक्षार्थी को सबसे बड़ी बात है कि उनके रुचि, हम कभी भी छात्रों की रुचि को हमेशा ध्यान में रखते हैं, उनके इंटरेस्ट को हमेशा ध्यान में रखते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि भाई जैसे कॉमिक्स हो गए, कहानी की पुस्तकें हो गई, किताबें, कहानी की किताबें हो गई, खेल कूद पर समाचार पत्रों के लेख हो गए, खेल कूद पर, बच्चे को अगर खेल कूद ज्यादा पसंद है, फिल्में पढ़ना, फिल्में,
आदि। और स्कूल में सबसे बड़ी चीज कॉमिक्स, उपन्यास, बहुत सारे नॉवेल्स, ठीक है, ऐसी पुस्तकें जिसमें छात्र को जो अच्छी लग रही हो भाई। तो अगर ऐसा पढ़ने तो वो बहुत ध्यान से पढ़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, बोलो हाँ कि नहीं, तब वो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करता है। यहाँ फिल्में होंगी इस, और स्कूल में एक शांत क्षेत्र और पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करें। शांत क्षेत्र, इसीलिए लाइब्रेरी की व्यवस्था होती है, इसीलिए लाइब्रेरी की व्यवस्था होती है। शांत पढ़ने के लिए शांत क्षेत्र कहाँ मिलेगा? आपकी लाइब्रेरी में मिलता है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी लाइब्रेरी में प्राप्त होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। हाँ, अतिरिक्त समय भी यहाँ पर प्रदान किया जाता है आपको, ठीक है। हाँ, समझ लेना बात को। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सबर आधारानी, ये है शिक्षक की भूमिका सबसे पहली। और भी थोड़ा देख लेते हैं। शिक्षार्थी को किसी पठन विशेषज्ञ के पास भेजें। हालांकि ऐसा बहुत रेयर केस में करना चाहिए। ये थोड़ा सा निगेटिव मुझे लग रहा है अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर छात्र पठन संबंधी विकार है तो क्या हम उसके लिए विशेषज्ञ की व्यवस्था करें? हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हाँ पॉसिबल है जी। समावेशी कक्षा की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है अक्षमता की। बिल्कुल हो सकता है, डन। हाँ नहीं, सही है। किसी पठन विशेषज्ञ के पास भेजें ताकि वो जान पाए कि भाई, और सही उपचार बता पाए। बड़े प्रिंट वाली और लाइनों के बीच बड़े अंतराल वाली किताबों का उपयोग करें। मतलब हम बड़े बड़े अक्षर में, रंगीन अक्षरों में, कलरफुल जो है, जो आपका होता है, कुछ ऐसे आकर्षक शब्दों फॉन्ट वाले फॉन्ट हों, ऐसे बड़े प्रिंट वाली लाइनों के बीच बड़े अंतराल वाले किताबों का उपयोग करें, जिससे कि छात्र ज़्यादा उसको एफर्ट, ज़्यादा मेहनत एक्स्ट्रा ना करना पड़े उसको समझने के लिए, जानने के लिए, है कि नहीं। शिक्षण विधियों का उपयोग करें जो सार्थक सीखने को बढ़ावा दें और रटन प्रणाली सीखने से बचाए, रटने से बचाएं, ठीक है, जो रटने से बचाएं। शिक्षण विधियों का उपयोग करें पढ़ाने में। जो उपयुक्त शिक्षण विधि हो, कविता है तो उसको काव्य की तरह पढ़ाओ, ठीक है। अगर कविता है तो काव्य की तरह पढ़ने की कोशिश करे छात्र। जब गा के पढ़ेगा तो उसका मन होगा पढ़ने में, तो विकार नहीं होगा पठन संबंधी। जो अटक अटक के पढ़ रहा होगा वो सारी चीजें सही हो जाती हैं, ठीक है। क्लास में कंप्यूटर के उपयोग की अनुमति दे दें। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं जी, सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं किसी भी शब्द का, तो हम आजकल हमारे पास डिजिटल टाइम है, हम आधुनिक युग है, हम मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम उसका शुद्ध उच्चारण गूगल से करवा लेते हैं। उसका शुद्ध उच्चारण गूगल से करवा लेते हैं। आजकल गूगल सब कुछ कर रहा है, समझ आए ना जी। तो इसलिए कंप्यूटर की अनुमति प्रदान करे तो बच्चा पठन संबंधी विकार से फुर्सत हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर और स्पेल चेकर के उपयोग की अनुमति दीजिए, जो उन शिक्षार्थियों के लिए सहायक होगा जिन्हें पढ़ने और स्पेलिंग में परेशानी होती है, ठीक है। जो पढ़ने में दिक्कत होती है भाई, वर्ड प्रोसेसर है, अगर स्पेल चेकर है तो कम से कम सही स्पेलिंग होगी तो सही उच्चारण। जब तक अगर सही स्पेलिंग नहीं है तो सही उच्चारण ही कैसे कर सकता है वो विद्यार्थी ना। तो इसलिए इसकी भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पर होती है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं हमारी आप लोग की नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सबर आधारानी, चिंता मास्तु, ठीक है। अब आज थोड़ा सा लंबी बड़ी क्लास हमें लग रहा है हो जाएगी, तो अभी हम अब हम एक से दो कुछ हमारी और भी अधिगम संबंधी विकार कुछ और भी हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, हम अभी जब हम लास्ट वाली क्लास अधिगम अक्षमता वाली लेंगे तो वहां पर हमारे प्यारे विद्यार्थी, तो हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है। अभी आज हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे कुछ विकार छूट गए हैं और वो पूरे विकार एक क्लास में पॉसिबल नहीं है भी, क्योंकि नंबर ये फिर थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ जाएगी आपकी, कुछ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अभी आधा अधूरा हम छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको हम क्वेश्चन भी कराएंगे जुड़े हुए इसी टॉपिक से। और आपसे निवेदन है, जो भी शिक्षार्थी देख रहे हो बढ़िया से पढ़ते रहो, जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं बहुत अच्छे ध्यान से देखते रहिए। हम जल्द ही आपका टॉपिक वाइज हम आपको प्रश्नोत्तर भी कराएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी ही आपको हम क्या करेंगे
कि कोशिश करेंगे आप सभी को हम क्या कराएंगे जी, अरे बोलो, क्या कराएंगे? आपको प्रश्नोत्तर कराएंगे जी, टॉपिक से जुड़े हुए बता देंगे कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, तो आपको उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना रहेगा, समझना रहेगा। आई बात गई समझ में? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, करते रहो अपनी परीक्षा की तैयारी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया टू ऑल ऑफ यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी विद्यार्थियों को, थैंक यू सो मच।